यहाँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोकतंत्र में बहुत सारी शासन प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें एक शासन प्रणाली है लोकतंत्र। और लोकतंत्र के अंतर्गत दो तरह की शासन प्रणालियाँ होती हैं, एक है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। अब जैसे कि अध्यक्षीय व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संसदीय शासन प्रणाली है भारत में या ब्रिटेन। अगले स्टेप में हम लोग ये जानेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या, इसके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, ये शासन प्रणाली किस तरह की शासन प्रणाली की बात करते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक कार्यप्रणाली में कोई भेद नहीं होता है। नाम मात्र और वास्तविक दोनों एक ही होते हैं, यहाँ पे इनमें कोई भेद नहीं होता है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में ये नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। राइट। तो इसमें ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाम मात्र और वास्तविक में भेद है, जबकि वहीं अध्यक्षीय में ऐसा नहीं। यहाँ पे ये राष्ट्रपति का होता है औपचारिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति का होता है औपचारिक ये प्रधान होता है, जबकि ये क्या होता है, अनौपचारिक होता है। इसमें सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ माना जाए, बट करता कौन है, ये मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर केवल राष्ट्रपति होता है और वही औपचारिक और अनौपचारिक दोनों वही होता है। ठीक है। और वो अपने आप में ही पूरी कार्यपालिका होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय सिस्टम होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राइट। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ये होता है कि वहाँ पे पूरी तरीके से पावर ऑफ सेपरेशन होता है। वहाँ पे कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग, न्यायपालिका अलग। ठीक। और तीनों ही जो ये शासन के या सरकार के जो ये तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों ही बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है। ठीक है ना। शक्ति संतुलन पर आधारित होता है, वहाँ पर पूरी तरीके से पावर ऑफ सेपरेशन यानी शक्ति पृथक्करण होता है। जबकि वहीं संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे न्यायपालिका तो अलग होती है, बट कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है और उसके प्रति न केवल अंग होती है, उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है। और के मैंने क्या बताया आप लोगों को, अनुच्छेद 75(3) सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ठीक है। अर्थात सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का क्या मतलब है कि अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर ऑफ सेपरेशन नहीं। आप देख रहे हो कि विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का निर्माण हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, नीतियों को लागू करना। विधायिका का काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना और वो नीतियों का
क्रियान्वयन ठीक ढंग से कार्यपालिका कर रही है कि नहीं, इस पर नियंत्रण किसका होता है? विधायिका का। ठीक है। और अगर वो ठीक नहीं करेगा तो क्या करेगी? विधायिका उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला करके कार्यपालिका को समाप्त कर देगी। यानी कहीं न कहीं यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहाँ पे? संसदीय शासन प्रणाली। और यही प्रणाली हम लोगों ने अपनाया, अर्थात भारत में यही प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया? ब्रिटेन। ठीक है। ये प्रणाली, सवाल ये होता है कि हम लोगों ने इन दोनों में से संसदीय शासन प्रणाली को ही क्यों अपनाया? तो संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया कि चूंकि आपको पता ही है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यहाँ पे शासन स्थापित करती है, और हम लोगों को लगभग 350 वर्षों का इस शासन प्रणाली का अनुभव है। तो इसलिए हमारे लिए ये आसान था कि हम संसदीय शासन प्रणाली को अपनाएं। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि इसमें अस्थायी कार्यपालिका का अभाव होता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कार्यपालिका तभी तक बनी रह पाएगी जब का उसका विधायिका में विश्वास बना रहेगा। अनुच्छेद 75 थी, अभी मैंने बताया। ठीक है। अर्थात एक दौर ऐसा आया था, आप याद करिए कि 77 से 80 मात्र 2.5 साल चले। फिर आपने देखा था कि 89 से 91 तक 4 प्रधानमंत्री हमने बदले। फिर एक दौर आपने देखा था 96 से लेकर के 99 तक कि 3 वर्ष में 3 बार चुनाव हुआ। यानी स्थायी कार्यपालिका का अभाव होता, जबकि वहीं यहाँ पर क्या होता है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। इसमें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति पृथक्करण है। वहाँ पे वो अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो वहाँ पे एक अस्थायी सरकार रहती है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर रहे थे, या जब पुंछी पुंछी के नेतृत्व में हम संविधान समीक्षा आयोग गठित किए थे, तो उसमें इसी चीज को लेकर के डिस्कस किया गया था कि चूंकि संसदीय शासन प्रणाली भारत में है और इसमें संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी कार्यपालिका का अभाव है। हमने देखा कि 3 बार साल में 3 बार चुनाव हुआ। तो अगर कोई सरकार ही स्थिर नहीं रहेगी तो नीतियों का निर्माण कहाँ से करवाएगी और उसको लागू कहाँ से करेगी? तब जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाए। तो वैसे में जरूरी है ना कि एक अस्थायी सरकार हो। तो वो अस्थायी, इसकी खासियत ये होती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की कि ये एक अस्थायी सरकार देने में सक्षम होता है। इसलिए संविधान समीक्षा आयोग ने कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा किया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को छोड़ करके अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपना लिया जाए। लेकिन आगे चल के संविधान विशेषज्ञों ने ये देखा कि केवल इस बात के लिए कि हम एक अस्थायी सरकार दें, हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपना लें, ये उचित नहीं है। यह उचित नहीं है क्योंकि इस प्रणाली से हम लोग परिचित नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अगर संसदीय शासन प्रणाली की अगर कुछ कमजोरियां हैं कि यह एक स्थायी सरकार देने में सक्षम नहीं है, तो हम इस कमी को सुधार लें। हम इस कमी को सुधार लें। और ये कैसे सुधारा जा सकता है? अभी जब इसके पहले वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या भारतीय राजनीति में जन भागीदारी, तो अधिक से अधिक हम जन भागीदारी बढ़ा करके एक अस्थायी सरकार देने में सक्षम हो सकते हैं। अस्थायी सरकार देने में कैसे कि भारतीय जनता को भी ये चाहिए कि वो जिस दल या गठबंधन की नीतियों को पसंद करती हो उनको अपना बहुमत प्रदान करे, और जब उनको बहुमत प्रदान करेगी तो उसका क्या होगा? विधायिका में यानी संसद में यानी लोकसभा में उसका विश्वास बना रहेगा और एक स्थायी सरकार रहेगी और वो अपने नीतियों को ठीक ढंग से क्रियान्वयन करेगी, देश को आगे ले जाएगी। देश को आगे ले जाने का मतलब क्या कि देश के विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने में सक्षम रहेगी।